हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो क्लासेस हम कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेम की। ये आपका सेकंड पेपर चल रहा है और सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट चल रही है। ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके पेपर का नाम है, यानी जो सेकंड पेपर है। एक बार सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ, डेली इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें कि क्या चल रहा है। देखो, यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है। जो यूनिट सेकंड है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ये चली हुई है, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो डेवलपमेंट का टॉपिक था वो हमने कर लिया। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी हमने सारे कर लिए हैं। आज चॉम्स्की को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम करेंगे आपका थर्ड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। कल थर्ड पेपर मैं कराऊंगी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसकी यूनिट 1 जो है स्टार्ट करेंगे। फिर इसकी 2 यूनिट करने के बाद या फिर साथ के साथ मैं आपको फोर्थ पेपर भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा सिलेबस है नहीं और एग्ज़ाम भी आपके जल्दी में ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग कर देना और शेयर कर देना ग्रुप में, जहाँ भी आप एमएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। बाकी जो आपसे जूनियर हैं और बीएड वाले हैं, आप उन्हें भी जानते हैं तो उनको भी बता सकते हैं चैनल के बारे में। ये तो बातें हो गई। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट के बारे में हमने कर लिया है कि डेवलपमेंट क्या होता है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल, जो कि हमने बीएड में भी पढ़े थे। वैसे एक बात तो है, देखो, जितनी भी थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पहले पढ़ ली है, सारी आप पढ़ चुके हैं पहले। बस ये है, एक तरीके से आपका रिवीजन ही चल रहा है। तो चलते हैं, फैक्टर्स भी पढ़ लिए हैं हमने कि डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो भी हमने कर लिया है। आगे चलते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके की एस्पेक्ट क्या है। थ्योरी पढ़ी है पियाजे की, बिल्कुल शॉर्ट में। वाइगोत्स्की को हमने शॉर्ट में किया है। और कौन कौन से फैक्टर जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर अफेक्टिव डेवलपमेंट में हमने एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट थोड़ा सा पढ़ा है। उसके बाद हमने एरिक्सन की थ्योरी को किया है, जो कि बार बार पेपर में पूछी जाती है। और आगे फिर हमने कोहलबर्ग को किया है। आगे जो है कोहलबर्ग की थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। फिर कल हमने डेवलपमेंटल टास्क पढ़ा था हैविंगस्ट का, तो वो आपने क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। आज जो हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ चॉम्स्की और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ जाता है। और वैसे ऐसा नहीं है कि हर बार पूछा ही जाता है, 1-2 बार ही पूछा गया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो शुरुआत में अगर हम टॉपिक को देख रहे हैं तो पहले देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है। तो विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाई, भाषा के माध्यम से ही हम दूसरे के विचार को समझ पाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स, यानी इसमें बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं और रूल्स भी होते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, जो कि जिससे हमारी जो बातचीत है, जो हमारा संचार है, वो सार्थक तरीके से हो सके, मीनिंगफुल तरीके से हो सके। इसमें हम सिंबल्स भी यूज करते हैं और रूल्स भी यूज करते हैं। भाई, प्रॉपर स्ट्रक्चर ही तो होता है लैंग्वेज का कि मैं खाना खा रहा हूँ, या ऐसा थोड़ी होता है कि मैं खाने को खा रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता है। तो सिस्टम ऑफ सिंबल्स भी है और रूल्स भी है। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर हम सिंबल्स को यूज करते हैं, साउंड्स को भी यूज करते हैं, बहुत बार गेस्चर्स को भी यूज करते हैं। इशारों में बातें नहीं करते जैसे अपने घर वालों से करते हैं, बाहर भी किसी से इशारों में कोई भी बात कह देना। या फिर हम रिटन तरीके से भी यूज करते हैं लैंग्वेज को, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। कोई हम काम कर रहे हैं, जो एक्शन हम कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। कोई भी इवेंट है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकें। कोई भी आइडिया है उसे हम बोल के भी बता सकते हैं, उसे हम गेस्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं, उसे हम साउंड के द्वारा बता सकते हैं, सिंबल्स के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है। आगे क्या है, लैंग्वेज इज मीनिंगफुल एंड देयरफॉर कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर यूजर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। यानी अब जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, या हम जिस एरिया के लोग हैं, या अगर हमारी भाषा सामने वाला समझ रहा है तो सामने वाला तभी समझ रहा है जब वो इस भाषा को जानता है। ठीक है। यानी उसकी भाषा हम समझ सकते हैं और हमारी भाषा वो समझ सकता है। अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, अब जैसे चाइना में जा रहे हैं, तो वहां की भाषा हमें इतनी ज्यादा नहीं समझ में आती, है ना। तो लैंग्वेज इज मीनिंगफुल एंड देयरफॉर कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर यूजर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। यानी वो दूसरा भी उस भाषा का यूजर होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की भाषा समझ पाएंगे। ठीक है।
Language is generative, which means that the symbols of language can be combined to produce an infinite number of message। यानी जो भाषा होती है वो जनरेटिव होती है, यानी एक सेंटेंस से एक तरीके से हम कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सिंबल्स को यूज करके, कुछ वर्ड्स को यूज करके, उन्हें कंबाइन करके हम बहुत सारे मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषा कैसी हुई, लैंग्वेज क्या हुई, जनरेटिव हुई। लैंग्वेज हैज रूल्स दैट गवर्न हाउ सिंबल्स कैन बी अरेंज, दीज रूल्स अलो पीपल टू अंडरस्टैंड मैसेज इन दैट लैंग्वेज। वही सेम बात है कि भाषा के क्या है, रूल होते हैं, नियम होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि प्रतीकों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी सिंबल्स को कहाँ यूज करना है। कभी फुल स्टॉप हमने बीच में थोड़ी ना यूज किया है ना, लास्ट में तो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क ऐसे ही थोड़ी, क्वेश्चन कोई भी सेंटेंस हो पर्टिकुलर, अगर उसमें कोई बात पूछी नहीं जा रही है, सिंपली हम बता रहे हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना यूज कर देंगे। तो हमें सिंबल्स को भी कहाँ यूज करना है, ये भी सेट होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के निर्माण खंड। अब भाषा किस तरीके से बनती है, तो लैंग्वेज क्या एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि फिनीम से लेके मॉर्फीम तक। फिनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, साउंड की। ठीक है, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है, डिस्टिंग्विजिबल यूनिट है लैंग्वेज की, जिसमें जैसे कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट टी है, टी से कैसी साउंड निकल रही है, पी से कैसी साउंड निकल रही है, ये तो सिंगल कॉन्सोनेंट हो गए। कभी कभी दो अक्षर मिला के भी साउंड निकलती है, जैसे चे, चे अगर निकालना हो, सी एच हो गया, एस एच हो गया, टी एच हो गया। तो फिनीम क्या है, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है। ठीक है, ध्वनिया जिसे हम कहते हैं। मॉर्फीम क्या होती है, मॉर्फीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज की, जैसे कि कोई भी वर्ड है उसकी मीनिंग निकालना, या कोई भी सिंगल वर्ड है, जैसे एल है, एल से बहुत, एल को जो कंबाइन करके हम किसी शब्द को बना सकते हैं, ए को कंबाइन करके किसी भी शब्द को बना सकते हैं। या फिर मॉर्फीम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज कर सकते हैं, शब्दों को जोड़ के बना सकते हैं, शब्दों को तोड़ा भी जा सकता है। जैसे कि डिसलाइक है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, कितनी सारी मॉर्फीम इसके अंदर यूज हुई है, डिस, DIS, LIK एंड ED। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। सिंटैक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज, जिसे वाक्य विन्यास बोलते हैं, कि हम फ्रेज और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे कि दा जो है वो नाउन से पहले आता है, तो हम उसे बाद में नहीं लगा सकते। तो रीड द बुक, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ना कि ये रीड बुक द, ये कोई सेंटेंस का अर्थ थोड़ी ना निकल रहा है, इसका हम वाक्य विन्यास भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, यानी नाउन इसमें बाद में आ रहा है और द इसमें पहले आ रहा है। ठीक है, अब नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की जो है अमेरिका के थे, फिलोसोफर भी थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सोशलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। और इन्होंने थ्योरी भी दी है, कौन कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दिया है, और LAD भी अगर आपने सुना हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये भी किसने दी है, नोम चॉम्स्की ने दी है। ठीक है, जनरेटिव ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, उसके भी को क्रिएटर ये ही हैं। अब LAD पढ़ते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। वैसे तो अगर इंग्लिश पेडागोजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, आपने BEd में भी पढ़ा होगा, CTET का अगर पेपर दिया है तो उसके अंदर भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो भाषा कैसे सीखता है, बच्चा देख देख के सीख लेता है, घर में जैसी बोली जा रही है वैसे सीख लेता है, यानी उसके अंदर क्या है, इनेट एबिलिटी होती है, यानी अंदर से एक क्षमता होती है भाषा सीखने की। ऐसा तो है नहीं कि उसे हम ग्रामर पढ़ाते हैं तब जाके वो भाषा सीखता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अपने आप ही भाषा को वो सीखता जाता है। तो यही चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है, LAD होती है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, यानी एक इनेट एबिलिटी है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हाइपोथेटिकली टूल
हैंड वायर्ड इनटू द ब्रेन दैट हेल्प्स चिल्ड्रन रैपिडली लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है मस्तिष्क में एक काल्पनिक उपकरण है जो बच्चे को भाषा को तेजी से सीखने और समझने में मदद करता है। बच्चा समझ लेता है क्योंकि ये उसके अंदर एक क्षमता होती है, जैसे काम करने का पोटेंशियल होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन वो पोटेंशियल कैसा होता है, इनेट होता है। इसी तरीके से भाषा को जो हम ग्रहण करते हैं, भाषा को जो हम सीखते हैं, जो भाषा को हम एक्वायर करते हैं, ये क्या होती है, एक इनेट पोटेंशियल होता है। He argue that language acquisition is an innate structure। यानी चोम्स्की इस चीज पे आर्ग्यू करते हैं कि भाषा जो है बच्चा जो एक्वायर करता है वो उसकी एक इनेट एबिलिटी होती है। Chomsky believed that there are structure of the brain that control the interpretation and production of speech। यानी उनका मानना है कि मस्तिष्क में ऐसी संरचनाएं होती हैं जो भाषा की व्याख्या और उत्पादन को नियंत्रण करती हैं। बच्चों को बोलना सीखने के लिए किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो बच्चा स्कूल में कब जाता है, जब वो 3 साल का हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में जाके ही बोलना सीखेगा या फिर स्कूल में जाके ही भाषा सीखेगा। वो बहुत सारे सेंटेंस पहले ही बोलने लगता है, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी भाषा यूज होती है उसे बच्चा पहले ही सीख लेता है। तो वो कैसे सीख लेता है, यानी उसे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी उसका ब्रेन जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद से ही लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? इट इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट दैट सम रूल्स ऑफ ग्रामर आर हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन एंड मैनिफेस्ट विदाउट बीइंग टॉट। यानी बहुत सारे जो रूल होते हैं ग्रामर के वो बिना पढ़े ही हमें आ जाते हैं, बिना पढ़े। अब जैसे कि हमें कोई भी चीज मांगनी है कि मम्मी मुझे दूध दे दो, तो इसमें जो भी ग्रामर यूज हो रही है वो ऐसा तो है नहीं कि हमने पढ़ी है, वो एक क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है। यानी एक यह सिद्धांत है, यह सुझाव देता है कि व्याकरण के कुछ नियम मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद होते हैं और बिना सिखाए क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। यानी यहाँ का बच्चा जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है इसी तरीके से दूसरा बच्चा भी उसी भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, भूख लगी है तो खाना मांगेगा, दूध पीना है तो दूध मांगेगा, या खुद से बताएगा कि खाना खा रहा हूं। तो जो लैंग्वेज उसमें यूज हो रही है, जो ग्रामर उसमें यूज हो रही है, ये क्या है, हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। यानी इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती, या ये बिना सिखाए ही प्रकट हो जाती है। यूनिवर्सल ग्रामर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला क्या है, पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। यानी बच्चा जो है बहुत सारे फाइनाइट सेंटेंस, बच्चे केवल सीमित संख्या में वाक्य सुनते हैं, यानी सुनते तो बहुत थोड़ा है लेकिन बोलते बहुत ज्यादा है। लेकिन वे क्या करते हैं, वे भाषा के नियम और सिद्धांतों को समझने में सक्षम होते हैं। आप उन्हें कुछ भी समझाने लगे, वो इतने एबल हैं, वे उतने सक्षम हैं कि वो चीजों को समझ सकते हैं, कुछ रूल समझ सकते हैं, प्रिंसिपल समझ सकते हैं। They produce a finite number of possible sentences without any formal training। यानी उन्हें कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी सेंटेंस को बनाने में या प्रोड्यूस करने में। आप एक बात उन्हें सिखाएंगे, एक बात वो सीखेंगे और उसी से ही वो 4 बना देंगे। छोटे बच्चे को देखते हैं कि बच्चे इतना बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंट्स एंड प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी लर्न। यानी सीमाएं और सिद्धांत सीखे नहीं जा सकते। यानी बच्चा जो है अपनी जो L1 होती है, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसे हम मातृभाषा या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जिसे हम कहते हैं, उसे बच्चा छोटी उम्र में ही ग्रहण कर लेता है। उनके पास इतनी एबिलिटी तो होती नहीं है कि वो ग्रामर के रूल याद करेंगे, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होती है उससे वो सेंटेंस को खुद ही सही कर लेते हैं। ठीक है, यानी जन्मजात क्षमता के कारण बच्चे सही व्याकरण का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल। यानी चिल्ड्रन लर्न द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज इन अ वेरी सिमिलर ऑर्डर। यानी यहाँ के बच्चे जिस तरीके से भाषा को सीख रहे हैं, दूसरे एरिया का बच्चा या दूसरी जगह का बच्चा भी सेम तरीके से ही डेवलप होता है या सेम तरीके से ही सीखता है। जैसे हमने भाषा के जब विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था कि सब जगह का डेवलपमेंट जो है सिमिलर होता है। जैसे यहाँ का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ के बच्चे का विकास हो रहा है, फॉरेन कंट्री के जो बच्चा है उसका विकास भी
ऐसे ही होगा। जैसे कि 6 महीने का बच्चा जो है गर्दन संभालना शुरू करता है, या फिर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो घुटनों के बल चलता है, तो दूसरी कंट्री का बच्चा भी इस तरीके से ही डेवलप होता है। तो इसी तरीके से जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है ग्रामर का भी। ठीक है, फिर है जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर क्या है? रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैन प्रिडिक्ट, यानी अब जैसे कि रूल हम पढ़ लेते हैं ग्रामर के अंदर, या हमने हमारे कुछ रूल सेट हैं, लेकिन हम कोई सेंटेंस गलत देखें तो हमें ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं वो रूल कि सेंटेंस सही है गलत है। अब जैसे कि सेंटेंस देखिए, हाउ दैट्स यू से इट, गलत लग रहा है ना, सही क्या है? दैट्स हाउ यू से इट। तो हमें खुद से ही पता चल जाता है, यानी हम ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो रूल हैं वो बिल्कुल सेट हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या गलती कहाँ हो सकती है। तो वो क्या है? जनरेटिव ग्रामर है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी क्लिप थी, छोटी सी क्लिप नहीं है, वैसे कंटेंट में टाइम तो बहुत लगा था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, ये हमने इंग्लिश पेडागोजी में भी किया है, और जब आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो उसके अंदर जो इंग्लिश पेडागोजी होती है उसमें भी हमने पढ़ा है। और जिनके पास पेडागोजी ऑफ इंग्लिश थी बीएड में, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और जिनके पास पेडागोजी ऑफ हिंदी थी उन्होंने यही चीज़ हिंदी में पढ़ी हुई है, क्योंकि हिंदी में भी ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना।